अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक का रिव्यू नंबर 2। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंग्लिश के मारूजी पोर्शन में 19 में से 19 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपने बगैर स्किप किए शुरू से लेके आखिर तक देखना है और अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। पहला क्वेश्चन है वो आप देखें, और क्वेश्चन पढ़ने का ट्रिक जो है, जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड या दो वर्ड्स अंडरलाइंड होते हैं, आपने जस्ट उन्हें देखना है। जैसे ये देखें, ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इसे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद आपने क्वेश्चन के लास्ट पे देखना है कि वो इसके बारे में क्या पूछना चाह रहा है। वो 4 तरह की चीज़ें पूछ सकता है। वो पूछ सकता है सिनोनिम पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है अंडरलाइन वर्ड का, या वो उसका मीनिंग पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, मेटाफोर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, कंडीशनल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकता है। तो ये 4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात मैंने आपको बताई कि आपने पूरे क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आपने जस्ट अंडरलाइन वर्ड देखना है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट के लास्ट पे आपने देखना है कि जो MCQs के अंदर पूछा क्या जा रहा है, मीनिंग पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है, या ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पर देखें, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो एग्जाम्पल है। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ की मिसाल है? ब्लैंकेट ऑफ स्नो। आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस के अंदर से आपने एक का इंतखाब करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ब्लैंकेट ऑफ स्नो जो है हमारे पास वो एलिटरेशन नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, सिमिली नहीं है, बल्कि ये क्या है? मेटाफर है। क्योंकि आपको पता है मेटाफर ऐसे मवाजने को कहते हैं, ऐसे मवाजने, या इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज और लाइक के बगैर अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा हो तो उस चीज़ को, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं मेटाफर। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन थोड़ी सी देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ब्रांचेस ऑफ ट्री, दरख्त की जो शाखें थी, वर कवर्ड, वो क्या थी? ढकी हुई थी, विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, बर्फ के कंबल के साथ। तो अगर हम विद की जगह पर विद को रिप्लेस करें किस वर्ड के ज़रिए? लाइक के ज़रिए या एज के ज़रिए, तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन बनेगा कि ब्रांचेस ऑफ ट्री वर कवर्ड लाइक ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के कंबल की तरह जो टहनियाँ थी दरख्त की वो ढकी हुई थी। अब लाइक भी नहीं है और एज भी नहीं है, लिहाजा उसे डायरेक्ट ब्लैंकेट ऑफ स्नो के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है, तो इसे हम कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो आपने ये एज इट इज़ याद कर लेना है और इसे भूलना नहीं है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो जब भी आ जाना है आपके MCQs में तो इट इज़ मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये अंडरलाइन वर्ड पे जाएं, ठीक है, और इसका मीनिंग बता दें। मोराल का मतलब आपको पता है, सब्र भी होता है, इस्तेहकाम भी होता है, इस्तेकलाल भी होता है, ठीक है, हौसला भी होता है, जज्बा भी होता है, आप कुछ भी लगा लो, कहते हैं ना अपना मोराल बुलंद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है या मीनिंग है वो है फोर्टीट्यूड। फोर्टीट्यूड का भी मतलब होता है हौसला, हिम्मत, दलेरी, जज्बा, बर्दाश्त। तो ये जितने भी MCQs है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कवर्ड। ये कवर्ड वर्ड अंडरलाइन है ना, आपने जस्ट ये देखना है सेंटेंस के अंदर कि अंडरलाइन जो है जिसके नीचे
लाइन लगी हुई है वो कौन सा लफ्ज़ है, तो कवर्ड अंडरलाइंड है। अब आपने क्वेश्चन के लास्ट पे जो स्टेटमेंट है उसमें से देख लेना इसका क्या पूछ रहा है, वो सिनोनिम पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, या एंटोनिम पूछ रहा है, या ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ पूछ रहा है, या मिस स्पेलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखें एंटोनिम पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये एंटोनिम है, और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उलट। किस लिहाज से, माना के लिहाज से। माना के लिहाज से जो चीज़ उलट होती है, जिसे हम उर्दू में मुतजाद भी कहते हैं, उसका वो है उर्दू एंटोनिम की। तो कवर्ड का मतलब होता है ढकी हुई होना, कोई चीज़ कवर होना, कोई चीज़ ढांप देना। तो कवर्ड का मतलब होता है ढकी हुई होना, और इसका उलट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, एक्सपोज्ड। क्योंकि एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना। जब आप एक्सरा करवाते हैं तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि एक्सपोज करें, मतलब अपने उस हिस्से को नंगा करें, उसे उस कपड़े के साथ उस चीज़ को ढांपा हुआ होता है ना हमने। और जैसे हम कहते हैं जी फलां पॉलिटिशियन जनाब एक्सपोज हो गया, मतलब पहले उसके गुनाहों पे पर्दा था, उसकी गलतियों पे, उसके जराइम पे, अब मीडिया ने या मतलब इन्वेस्टिगेशन ने उसके पर्दे को हटा दिया है, अनकवर कर दिया है, एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया। तो कवर्ड का एंटोनिम क्या होगा, एक्सपोज्ड। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट देखें, अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मारूजी में टाइम होता है शॉर्ट, और आपने जो 19 मार्क्स भी अवेल करने होते हैं विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड, परेशान हुए बगैर। तो जस्ट अंडरलाइन वर्ड देखना है वो कौन सा है, और लास्ट पे देखना है पूछा क्या जा रहा है। तो वर्ड है अंडरलाइन पाइपिंग, पाइपिंग, पाइपिंग। और पाइपिंग का मतलब होता है चहचहाना, आवाज़ निकालना। परिंदों के हवाले से ये पोइट ने इस्तेमाल किया यहाँ पे, पाइपिंग, चहचहा रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे। तो इसका वो क्या पूछ रहा है, सिनोनिम ऑफ, ये किस चीज़ का सिनोनिम है वो इसका। और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। किस लिहाज से, जात पात के लिहाज से, रंग के लिहाज से नहीं, माना के लिहाज से एक जैसा, माना के लिहाज से एक जैसा। तो इसका मतलब है चहचहाना। नीचे वाले अल्फाज में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है परिंदों का बोलना वगैरह या चहचहाना, तो वो डेफिनेटली ट्विटरिंग है, ट्विटर, ट्विटर। जब परिंदे बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्विटर, ट्विटर। तो पाइपिंग, ट्विटरिंग, क्योंकि पाइपिंग का और ट्विटरिंग का मतलब एक जैसा है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अब सिनोनिम की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में क्राउड वर्ड अंडरलाइंड है, क्राउड इज अंडरलाइन वर्ड। अब इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा है स्टेटमेंट में, द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन, कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। नीचे ऑप्शन है, काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्राउड क्या है पहले तो ये समझते हैं। क्राउड कहते हैं हुजूम को, हुजूम मतलब ज्यादा लोग एक जगह पे जमा हैं। तो कलेक्टिव नाउन, इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, बेसिकली कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं एक ऐसा लफ्ज जो एक ही तरह की ज्यादा चीजों पर बोला जाए, मतलब जो चीजों के मजमूए पर बोला जाए। जैसे हम कहते हैं क्लास, आप क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, तो 10 भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन सब के लिए एक ही लफ्ज बोला जाएगा, क्या, क्लास। तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये चीज़ों के, इंसानों के मजमूए पर बोला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप एक देखें वर्ड आर्मी, आर्मी में कौन कौन होता है, एक बंदा होता है, नहीं, सोल्जर्स होते हैं, स्पाई होते हैं, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर रैंक के, ठीक है। तो उन सब के मजमूए को हम यही कहते हैं आर्मी। एक को नहीं, एक होगा तो सोल्जर, तो सब का जो मजमूआ होता है उस पर ये लफ्ज़ बोला जाता है आर्मी। तो ये जितने भी अल्फाज होते हैं ना जो एक ही तरह की चीज़ों के मजमूए पर बोले जाएं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो क्राउड क्या है, क्राउड भी इसी तरह का वर्ड है, ये आपने लिहाजा आप याद रखना कि क्राउड क्या, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग सैट डैश हिज मास्टर। तो सिट की ये सेकंड फॉर्म है, सैट, सिट,
ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सेट के साथ या सिट के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो बिसाइड आएगी, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के साथ, के साथ। तो कुत्ता किसके साथ बैठा हुआ था? अपने मालिक के साथ बैठा था। ये आपने याद रखनी है, सेट बिसाइड, सेट बिसाइड, साथ, और सेट का मतलब है बैठना। नेक्स्ट देखते हैं वेट, वेट डैश आई रिटर्न। यहाँ पर वेट इंतज़ार करें, कब तक? एक ख़ास लिमिट तक है, तो उसके लिए हम कंजक्शन लगाएंगे टिल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने याद रखना है कि एक एक्टिविटी हो रही है, एक एक्शन होना है और एक मुकर्रा मतलब के टाइम फ्रेम है, उससे पहले तक कहा जा रहा है वेट करें, तो उसके लिए हम कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे टिल। टिल, वेट टिल आई रिटर्न। उस वक्त तक आपने इंतज़ार करना है जब तक मैं लौट नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, आई हर्ड अ नॉइज डैश फ्रॉम द रूम। एक छोटा सा उसूल आप याद रख लें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आपने जो वर्ब लगाना है वो आपने आईएनजी के साथ लगाना है। आई हर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम द रूम। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जब आपने रिपीट वर्ब करना है तो आपने क्या लगाना है? आईएनजी वाली फॉर्म के साथ वर्ब लगाना है, तो कमिंग फ्रॉम द रूम। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पोक वेरी लाउड। अब देखिए अंडरलाइन वर्ड है वेरी लाउड, वेरी लाउड। अब इसके बारे में वो क्या पूछ रहा है ये आपने स्टेटमेंट में देख लेना है। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ, के ये जो खत कशीदा लफ्ज है ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है या टाइम है, कौन सा? तो ये सिंपल सा है, किसी भी एडवर्ब से पहले वेरी आ जाए, ये आपने याद रख लें उसूल। वेरी आ जाए, मच आ जाए, ठीक है, तो आपने क्लियरली ये मेंशन कर देना है कि ये डिग्री है, शिद्दत इसमें आ रही है, ठीक है। अगर हम सिंपल देखते, लाउड ऊंची आवाज में बोला, वेरी लाउड बहुत ऊंची आवाज में, मतलब शिद्दत है ये, तो शिद्दत के लिए हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेरी, मच, मोर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी एडवर्ब के साथ वेरी आ जाएगा, मच आ जाएगा, मोर आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ आ गई है बेटा जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, वी वॉच्ड हिम गो। ये आपने अब ध्यान से सुन लेना है। गो अंडरलाइन वर्ड है, गो अंडरलाइन वर्ड है और इसके बारे में पूछा जा रहा है द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन। ये क्या है अंडरलाइन वर्ड? ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, क्या है? तो आपने याद रखना है जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर जब भी दो वर्ब्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? दो वर्ब्स आ जाएंगे। ये देखें, वी सब्जेक्ट है, वॉच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद फिर वर्ब आ गया। ये उसूल याद रखना है आपने, जब भी जुमले में यक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा वर्ब आ जाएगा, तो जो दूसरा वर्ब होगा उसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। और वैसे भी आपने इन्फिनेटिव का अगर इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल में लेक्चर सुनना है तो मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इन्फिनेटिव की एक और निशानी है कि टू के बाद जब भी फेल की पहली फॉर्म आ जाए, टू के बाद फेल की जब भी पहली फॉर्म आ जाए तो उसे भी हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ये आपने उसूल याद रखना है। तो गो क्या हुआ? इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुकिंग ये फेल की चौथी फॉर्म है, आईएनजी वाली, ये अंडरलाइन है और इसके बारे में क्वेश्चन स्टेटमेंट है, द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन। ये अंडरलाइन जो वर्ड है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, खत कशीदा लफ्ज है, ये क्या है? ये जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग ये फेल की आईएनजी वाली फॉर्म है, मतलब ये फेल की चौथी फॉर्म है। ये उसूल आप याद रख लें कि फेल की चौथी फॉर्म जुमले के शुरू में आ जाए या जुमले के आखिर पर आ जाए, लेकिन वो फेल का माना ना दे, वो फेल का माना ना दे, बल्कि वो नाउन का माना दे, तो उसे हम कहते हैं जेरंड।
क्या? जेरंड। इस पर भी अगर आप डिटेल से मतलब इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जेरंड के पर्सपेक्टिव से भी एक वीडियो कंप्लीट अपलोड हुई है, आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, जेरंड फेल की चौथी फॉर्म को कहते हैं। वो या तो जुमले के शुरू में आती है या जुमले के आखिर पर आती है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि वो वर्ब का माना नहीं देती, वो नाउन का माना देती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड कॉमा यू डैश सक्सीडेड। अब आपने एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, आप इस तरह के जुमले इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आपने देखना है, जुमले में कॉमा आ गया, जुमले के दो हिस्से हो गए, ठीक है। जुमले के एक हिस्से में फेल की फॉर्म लगी हुई है, हैड स्टडीड, और दूसरे में फेल की फॉर्म नहीं लगी हुई। वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी फेल की फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। तो आप ये ज़हन में रख लें कि अगर जुमले के एक हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म है, क्या है? हैड के बाद तीसरी फॉर्म। रिपीट करता हूं, अगर जुमले में हैड के बाद, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, हैड के बाद तीसरी फॉर्म है, तो जुमले के दूसरे हिस्से के अंदर आपने वुड हैव के बाद तीसरी फॉर्म लगानी। ये क्लियर है, ये उसूल है। अब आपने देख लिया, इधर हैड के बाद तीसरी फॉर्म है, तो जुमले के दूसरे हिस्से में आपने वुड हैव के बाद तीसरी फॉर्म लगानी है, ठीक है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम कामयाब हो जाते। ये कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो। अब देखें, जो फ्रेज है वो है ऑन माई टो, ऑन माई टो। अब ये अंडरलाइन है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, द अंडरलाइंड फ्रेज इज आ स्लैश एन, कि ये जो खत कशीदा फ्रेज है। अच्छा, फ्रेज क्या होती है ये पहले देखें। फ्रेज पहले एक वर्ड होता है, एक लफ्ज। अगर एक से ज्यादा अल्फाज हों और वो मुकम्मल जुमला ना बने, मतलब मुकम्मल माना ना कन्वे करे, तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। मतलब क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस। मतलब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल माना ना दे, उसे हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल माना दे, उसे हम सेंटेंस मतलब जुमला कहते हैं, ओके। तो फ्रेज का आपको मतलब पता होना चाहिए। फ्रेज का मतलब होता है नामुकम्मल जुमला, अधूरा जुमला। तो ऑन माई टो एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये कौन सी फ्रेज है, हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या प्रीपोजिशन फ्रेज है? एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जब भी आपको पता है ऑन, एट, अबव, बीनीथ, बिसाइड, ओवर, ठीक है, इन, एट, ठीक है, ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। और अगर कोई फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही हो, जैसे ऑन है, ये प्रेपोजिशन है, एट है, ठीक है, ओवर है, ठीक है, बिलो है, बीनीथ है, देयर है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? प्रेपोजिशंस हैं, सॉरी देयर नहीं है, ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, लिहाजा ये जो फ्रेज होगी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। ये आपने सिंपल सा फार्मूला ये आपने याद रखना है, जो भी फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी वो क्या होगी? प्रेपोजिशन फ्रेज। सो सिंपल। तो इसका जवाब क्या हुआ? प्रेपोजिशन फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेंटेंस। अच्छा जी, मदरजा झैल में से कौन सा जो है वो बेहतरीन, मौजू, मुनासिब, मतलब अच्छे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड जुमला है? तो इनमें से कौन सा है? तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यूजुअली, ठीक है। ये आपने ज़हन नशीन रखना है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और फेल से पहले आएगा। तो ये आपने, आप देखें, यूजुअली इधर भी है, यूजुअली इधर भी है, इधर भी है और इसमें भी है। तो आपने ये उसूल याद रखना है, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यूजुअली ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और वर्ब के से पहले। हेल्पिंग वर्ब से पहले और वर्ब के दरमियान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आएगा ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जिस जुमले में भी ये हो, आपने ये तरीका देख लेना है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है
और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा तो वो जुमला अप्रोप्रिएट होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड जुमला होगा, ठीक है। तो वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, हम अक्सर व बेशतर, हम उमूमन दिन के आखिर तक क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू नंबर 2 आपने अच्छे तरीके से विद लॉजिक, विद रीज़न, विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद कम्प्रीहेंशन और विद सर्टेनिटी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे डियर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz. Bye bye.